हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वर्ण विचार स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्णों को जाना और स्वरों के भेदों को यहाँ पर जाना। इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं और यहाँ पर व्यंजन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाषा वाक्यों के मेल से और वाक्य शब्दों के मेल से, और शब्द भी आपके वर्णों के मेल से बनते हैं। आइए हम इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर आप वाक्य देख पा रहे हैं, चंद्रमा निकल आया। तो किन किन शब्दों से मिलकर बना है चंद्रमा, निकल और आया। इन चार शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना है। तो शब्द कौन कौन से हो गए? चंद्रमा, निकल और आया। अब इन वर्णों को आप क्या करते हैं, इन वर्णों को भी, ये वर्ण जो है, जो ये शब्द हैं, ये भी वर्णों से मिलकर बने हैं। किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं? चौ। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप में जैसे हम चौ लिखते हैं ऐसा नहीं होता है। व्यंजन आपका हमेशा स्वतंत्र रूप में कैसा होता है? जैसे अगर आप क लिखते हैं तो क आपका इस रूप में होगा। अगर यह स्वतंत्र रूप में है तो ये ऐसा होगा, और इधर इसमें अ की ध्वनि भी शामिल होगी, तब जाकर के ये जो है क बनता है। तो जब आप इसको वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ऐसे हलंत के साथ इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर चौ धन अंग की मात्रा लगी है ना, चंद्र, फिर द पर आधा र लगा है, फिर अ धन म धन आ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद। आगे हम वर्ण विच्छेद भी इसको पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? अब देखिए, इनके आप आगे खंड नहीं कर सकते हैं, इनको क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर इनको कहा जाता है। अब वर्णमाला क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भाषा के वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, तब वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला में आपको बताया था कि कुल आपके 52 वर्ण हैं, और इनमें भी स्वर हो गए आपके, अयोग वाह हो गए और व्यंजन हो गए। तो आपके स्वर कितने हैं? 11 हैं। इसके बाद 2 आपके अयोग वाह हैं, और आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपके व्यंजन हैं वो स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखे जाते हैं। जब व्यंजनों के साथ स्वर को आप जोड़ते हैं, तब उनको आप उच्चारित कर सकते हैं। व्यंजनों को आप यहाँ पर उच्चारित, आप मुंह से जब इन व्यंजनों को उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको स्वरों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो व्यंजन स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ होते हैं, जो हमें दिखते हैं वो स्वर के साथ जुड़ा होता है। तो 33 यहाँ पर आपके व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र हैं। ये 4 यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन हैं। 2 अतिरिक्त व्यंजन है, ड़ और ढ। तो ये दोनों आपके अतिरिक्त व्यंजन है। तो कुल आपके यहाँ पर हमने हिंदी वर्णमाला में टोटल यहाँ पर 52 हमने वर्ण पढ़े हैं, जिनमें आपके 11 स्वर हैं, 2 आपके अयोग वाह हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, और अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर 2 हैं। ठीक है ना। तो कुल आपके कितने हो गए हैं? 52 यहाँ पर वर्ण हो गए हैं। अब वर्णों के हमने प्रीवियस लेक्चर में भेद किए थे। 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, स्वरों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। स्वर क्या होते हैं? जिन ध्वनियों की सहायता, देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, यानी कि जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि कहीं भी वायु आपके अंदर नहीं क्या होगी, रुकेगी नहीं, स्वतंत्र रूप से बाहर निकलेगी। तो इनका जब उच्चारण करेंगे तो स्वतंत्र रूप से वायु बाहर निकलेगी। तो किसी और व्यंजन की यहाँ पर वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप में होते हैं ये। और आ, ये आपके 11 यहाँ पर आपके स्वर हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब स्वरों के भी यहाँ पर भेद बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बता दिया था। ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और प्लुत स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगती है या वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, इनको ह्रस्व स्वर या शॉर्ट वॉवल्स कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ यानी कि लॉन्ग वॉवल्स, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं।
और प्लुत स्वर इसमें आप क्या कह सकते हैं, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय या फिर दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में 4 आपके स्वर आते हैं, अ, इ, ओ और री। इसके बाद दीर्घ स्वर में आपके आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 7 यहाँ पर दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर में आपके ओम, जिसमें आप क्या करते हैं, एक लंबा स्वर आप निकालते हैं, एक लंबा उच्चारण आप निकालते हैं, इनको कहा जाता है प्लुत स्वर। अब आगे क्या कहा गया है कि हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग बिल्कुल भी बंद हो गया है। इस प्रकार के स्वर अब प्रयोग नहीं होते, इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। अब स्वरों की मात्राओं के बारे में हमने जाना था। देखिए, स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। आप व्यंजन के साथ जब स्वरों को जोड़ते हैं तो उस समय आप स्वर को नहीं लिखते हैं बल्कि उनकी मात्राओं को लिखते हैं। अभी मैं किसी व्यंजन के साथ यहाँ पर स्वर को जोड़ूं, यदि मैंने यहाँ पर क स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है व्यंजन, इसको साथ में यदि अ को जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, तो इसकी अ की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, लेकिन ये व्यंजन के हलंत को हटा देता है। तो जो भी हर व्यंजन जो है अ स्वर से ही इसमें जुड़ा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, हलंत हट जाएगा क। अब इसी क में हलंत के साथ है ये, इसी क में यदि आप आ को क्या कर दें, जोड़ दें, तो उसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए, इस आ को आप लिखेंगे नहीं, इसके चिन्ह को लिखेंगे क के साथ, तो एक तो हलंत हट जाएगा, दूसरा इसमें आ की मात्रा लग, और आ की मात्रा कैसी होती है, एक डंडा पीछे से, तो क के पीछे से आप एक डंडा इस प्रकार से लगा देंगे तो ये का हो जाएगा। ऐसे ही यदि आप इस क में इस प्रकार से जोड़ दें तो एक नहीं लिखेंगे बल्कि एक की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से, तो क हलंत सब में हट जाएगा। जब स्वर जुड़ते हैं व्यंजन के साथ तो हलंत हट जाता है, मात्राएं लग जाती हैं। तो यहाँ पर अ की मात्रा नहीं है, इसलिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ हलंत हटेगा, उस समय आपका यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। तो अ की यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे कल, इसके बाद आ की मात्रा ऐसे हो जाती है, तो ये मात्राएं तो आपको सभी को पता है। री की मात्रा ही कैसे लिखती है, जैसे यहाँ पर कृपा, ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा, जैसे किला, छोटी ई की मात्रा, इसके बाद कीप, बड़ी ई की मात्रा, कुल, बड़ी छोटी ऊ की मात्रा, कूल, बड़ी ऊ, कृपा, री की मात्रा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ए की मात्रा इस प्रकार से ऊपर से लगती है, केला, ठेला, ऐसे आप क्या लिखेंगे, इसकी मात्रा लगाएंगे। आई की मात्रा कैलाश, ठीक है। और आगे देखिए औ की मात्रा क्या हो जाएगा, कौवा, ठीक है। तो इस प्रकार से मात्राएं होती हैं, किसकी, स्वरों की मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। जिन चिन्हों को आप क्या करते हैं, लिखते हैं, वो मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या स्वरों के बारे में पढ़ा कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। अभी भी बताया कि किसी भी व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यंजन को आप स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं कर सकते हैं। आप इस क को हलंत के साथ इसका उच्चारण यदि आप करना शुरू करें तो या तो आप अ का उच्चारण करेंगे इसके साथ या आ का करेंगे, वो कोई भी स्वर हो सकता है। वो इसको आप यदि उच्चारित, देखो हम स्वतंत्र रूप में व्यंजनों को लिख सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क, ठीक है, तो अ, ख, अ, अब इसको आप सोचेंगे मैं यहाँ पर अ ना लगाऊं, तो फिर आप कैसे करेंगे इसका उच्चारण, फिर आप क्या लिखेंगे, या तो आप का बोलेंगे, या तो कु बोलेंगे, या तो कु बोलेंगे, तो कहीं ना कोई स्वर का यहाँ पर उच्चारण होगा, तभी इसका उच्चारण हो सकता है, नहीं तो इसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो जब इसके साथ अ जुड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, क, और ये उच्चारण किसका करता है, अ, क के साथ अ का उच्चारण, ख के साथ अ, ठीक है। किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब अ की ध्वनि नहीं होती है तब व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिससे हल चिन्ह या इसको हलंत कहते हैं। अभी मैं बता चुकी हूँ, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, हल या हलंत कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क, च, झ, ट, त, थ आदि, ये है, ठीक है।
आगे है, जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तो उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं होता है, यानी कि जहां हलंत नहीं है वहां अ की ध्वनि मिली हुई है, वहां पर अ की ध्वनि जुड़ी हुई है, तो उस व्यंजन में इस प्रकार से लिखते हैं क च झ ट थ, इस प्रकार से आप लिखेंगे। री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे लगाई जाती है, जैसे हमने अभी पीछे क्या बताया था, कृपा, तो री की मात्रा नीचे लगेगी, ठीक है। ऐसे ही र में बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा उसके पेट पर लगाई जाती है, र में बड़ी ऊ और छोटी ऊ की मात्रा उसके पेट पे अब कहाँ कहाँ लगती है, जब हम र को ऐसे लिखते हैं, र और सीधे यहाँ से लिखते हैं, ये छोटी ऊ की मात्रा है, और जब आप र को ऐसा मुड़ा करके थोड़ा सा, ये जो है ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी, ये चिपका हुआ होगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऊ की मात्रा र पे लगाने के तरीके हैं। र की मात्रा और वर्णों में हम नीचे से लगाते हैं, छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा। तो यहाँ पर आप देखिए, रुपया, ये छोटी ऊ की मात्रा है, रुपया। इसके बाद रुचि, रुस्तम, ये सभी जो है र पर छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो इतना समझ में सभी बच्चों को आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये भी हमने पढ़ा था, अयोग वाह में आपके दो वर्ण आते हैं, हिंदी वर्णमाला में ये दो वर्ण जो हैं अयोग वाह में आते हैं, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, अंग और अह में, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना न तो स्वर में होती है और न ही व्यंजन। तो व्याकरण की दृष्टि में अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं ना, अंग को अनुस्वार कहते हैं व्याकरण में, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग जब आप लगाते हैं तो इसका उच्चारण किसमें आता है, ह में, आधा ह का उच्चारण आता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, विसर्ग। अतएव जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उन्हें अयोग वाह कहते हैं, जो स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हैं उनको कहा जाता है अयोग वाह। जीआईसी रीठा खाल, आपको आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका? मैम तोशिका। कोशिका। जी मैम। कौन सी क्लास की है बेटा? मैम 8th। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा, हम यहाँ पर स्वर पढ़, स्वर। किसमें आता है स्वर, किसका भेद है स्वर? कौन सी पुस्तक से पढ़ रहे हैं हम, आपकी कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। स्वर क्या है बेटा, स्वर होता क्या है, जानते हो आप स्वर क्या होते हैं? रीठा खाल, आपको नहीं आता है बेटा? नो मैम। चलिए बैठ जाइए आप, सितारगंज से। हाँ जी बेटा, बोलिए, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक। दीपक कौन सी क्लास के हैं आप? 11। 11th के हैं। चलिए, फिर आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा, जरा इनको बता दीजिए रीठा खाल वालों को स्वर क्या होते हैं। आप तो सीनियर स्टूडेंट्स हो, चलिए बताइए। आपके अलावा कोई और कोई? AEIOU। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या है, विषय कौन सा पढ़ रहे हैं हम? हिंदी। हिंदी में AEIOU कहाँ से आ जाएगा? मैंने वोवल्स नहीं पूछा आपसे, मैंने स्वर पूछा आपसे, हिंदी में नहीं पूछ रही हूँ मैं, इंग्लिश नहीं। हिंदी के स्वर अभी अभी तो हम पढ़ के नीचे आए। बताइए, 11th क्लास के बच्चों को नहीं पता स्वर क्या है? जैसे रीठा खाल, देख लीजिए बेटा स्वर क्या होते हैं, यहाँ पर हम स्वर और व्यंजन पढ़ गए, हम वर्णों को पढ़ रहे हैं। जैसे रीठा खाल ध्यान से सुनेंगे, हम वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार, वर्णों के बारे में। वर्णों के दो भेद हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर क्या होते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप में जिनका उच्चारण कर सकते हैं उनको स्वर कहा जाता है, यानी कि
स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण आप क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो उनको स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में अ से लेके औ तक आपके स्वर हैं। अब स्वरों के भी हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुकी हूँ, स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। अब आप खुद से उच्चारण कीजिए, अपने मुंह के अंदर इनका उच्चारण कीजिए, अ इ ओ री, तो बहुत कम समय लग रहा है। ऐसे ही आप आ बोलेंगे तो इससे दुगना समय लग रहा है। जब आप आ का उच्चारण करेंगे तो अ से दुगना समय लगेगा। आपने छोटी ई और बड़ी ई क्यों बोला जाता है, देखिए इन दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन उच्चारण का समय ज्यादा लेता है कौन, बड़ी ई, इसलिए इसको छोटा और बड़ा कहा जाता है। देखिए दोनों एक जैसी ध्वनियां निकालती हैं। जब आपने ए लिखा तो वो भी ध्वनि वही निकालेगा, लेकिन इसमें आपने ई दुगना समय ले लिया तो बड़ी ई इसलिए कहा जाता। ओ और बड़ी ऊ, ये दोनों में क्या फर्क है, दोनों में काल का फर्क है। काल का मतलब समय का फर्क है। समय ह्रस्व में कम लगता है और दीर्घ में दुगना समय लगता है, इसलिए इसको छोटा और बड़ा कहा जाता है। ठीक है ना, तो काल का समय होता, अंतर होता है दोनों में, काल कि कितना समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर को जब आप उच्चारित करेंगे तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन इसी की तुलना में यदि आप दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपको दुगना समय लगेगा। जब आ बोलते हैं तो अ बोल दिया आपने, जब आ बोलते हैं तो आ में अ की तुलना में दुगना समय लगेगा। इसीलिए इनको दीर्घ यानी कि लॉन्ग वॉवल्स कहा जाता है, इसको शॉर्ट यानी कि कम समय जिसमें लगता है। अब प्लुत स्वर भी होते हैं जिनको लॉन्गर कहा जाता है, यानी कि इन दोनों से बड़ा। तो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग अब नहीं हो रहा है। ठीक है ना, और मात्राएं तो आप जानते ही हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये हो गई छोटी एक, ये तो आप जानते हैं, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीजें जानी। अयोग वाह की हम बात कर रहे थे, दो हिंदी वर्णमाला में दो अयोग वाह हैं, अंग और अह। अंग को क्या कहा जाता है, अंग को कहा जाता है यहाँ पर अनुस्वार, और अह को कहा जाता है विसर्ग। तो अनुस्वार क्या होता है, क्यों इसको अनुस्वार कहते हैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। जब आप अंग बोलेंगे ना, अंग, तो वायु आपके सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलेगी, और इसके अलावा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अनुस्वार कहा जाता है। और कैसे लगाते हैं इसमें, अंग शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है, तो उसको अंग कहते हैं। कुछ हमने यहाँ पर शब्द भी लिखे हैं, जैसे पंख, तो उच्चारित कीजिए, आपकी वायु जो है सिर्फ और सिर्फ नाक से ही बाहर निकलेगी। तो पंख, रंग, गंध आदि जो है ये अनुस्वार है। इसके बाद अनुनासिक क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से क्या होती है, बाहर निकलती है, तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्रमा की लगाते हैं इस प्रकार से आधा, और फिर उसमें बिंदी लगाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। तो इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, तो देखिए मुख और नाक दोनों से आपकी वायु बाहर निकलेगी। दांत, आंख, अंगूठी, तो ये सब आपके क्या हैं, अनुनासिक हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप इनको ध्यान रखेंगे। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें देखना है कि जब शिरोरेखा में कोई मात्रा ना हो तो तब आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, और सिर्फ एक बिंदी हो तो फिर आप क्या लगाएंगे, एक अंग की मात्रा लगाएंगे। तो मैं, देखिए मैं में आप कभी भी चंद्रमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से शिरोरेखा के ऊपर क्या है, मात्रा है। तो यहाँ पर में आप क्या नहीं लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर भी मात्रा है, तो यहाँ पर अंग की मात्रा लगाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पर आप चंद्रमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले से मात्रा है। गेंद में भी आप क्योंकि पहले क्या कहा है, जहाँ पहले से मात्रा हो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बिंदु लगाएंगे, वहां पर आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए विसर्ग क्या होता है, इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान, आधा ह के समान है, विसर्ग के साथ, यानी कि आधा ह भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो इस
के उच्चारण जो है किस प्रकार से होता है, आधा ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः। तो उच्चारण कैसे कर रहे हैं, अतः ह का उच्चारण आ रहा है। इसके बाद प्रातः, तो ह का उच्चारण, स्वतः, प्रायः, शनैः, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में ह का उच्चारण कर रहे हैं। अब है आगत ध्वनि। तो अब चंद्रमा सिर्फ चंद्रमा है, अब इसमें अर्ध चंद्रमा है, इसमें बिंदी नहीं है, इसको कहते हैं आगत। तो जब अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं, तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए आप ऊपर से आगत क्या लगाते हैं, ध्वनि लाती है। तो जैसे आप डॉक्टर कहते हैं, काफी कहते हैं, टाफी, इस प्रकार से, और बाल, ये शब्द जो है आपके आगत ध्वनि कहलाते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर क्या होता है। तो क्या अंतर है कि आप सभी अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी आधार पर इसमें अंतर होता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं, क्या अंतर है, अनुस्वार में आपकी जो वायु है सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों में से आपकी वायु निकलती है, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ पर पढ़ा, ये हमने स्वर में पढ़ा। अब यहाँ पर व्यंजन की हम बात करते हैं, कंसोनेंट की हम बात करते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में हम स्वरों की मदद लेते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि आप व्यंजनों को स्वतंत्र रूप में क्या नहीं कर सकते हैं, उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी सहायता जिनको उच्चारित करने में स्वरों की मदद ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु थोड़ा रुक कर मुख से बाहर निकालती, यानी कि थोड़ी देर वो मुख के अंदर रुकेगी और फिर बाहर निकलेगी। जैसे ह बोलते हैं ना आप, ह, तो ह के लिए पहले आप थोड़ा सा ह का उच्चारण करेंगे, फिर जो अ आएगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये आपका क्या है, उच्चारण है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, इसको क से लेके ह तक, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये हलंत के साथ है। स्वतंत्र रूप में आप ऐसे लिखते हैं। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 37। तो दो इसमें क्या हो जाएगी, संयुक्त व्यंजन 4 है, तो ये उसमें इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के कौन कौन से भेद हैं, ये अब हम यहाँ पर, ठीक है। तो व्यंजनों के कितने भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो 3 भेद हैं व्यंजनों के, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करना। स्पर्श यानी कि जिन व्यंजनों को जब आप बोलते हैं, जब उनका उच्चारण करते हैं, तो आपका आपका मुख, जीभ और कंठ कहाँ कहाँ स्पर्श होता है, और फिर इन व्यंजनों का उच्चारण। अब आप जानिए आपके मुंह में कौन कौन से भाग हैं, 5 भाग हैं। एक तो आपका कंठ है जो गले के अंदर है, इसके बाद आपके मुख के अंदर जो है तालु है, मूर्धा है, और उसके बाद दांत हैं, और बाहर से आपके होंठ हैं। तो ये 5 भाग हैं। इन 5 भागों में आपके जो है व्यंजन जब उच्चारित करते हैं, तो यहाँ आपकी जीभ या आपका होंठ जो है क्या करता है, स्पर्श करता है। तो यहाँ पर 5 वर्ग यहाँ पर बनाए गए हैं। क वर्ग, तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, इसके बाद च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ य ण, इसके बाद त में त थ द ध न, इसके बाद प फ ब भ। ये 5 वर्ग यहाँ पर व्यंजनों के बनाए गए हैं। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और फ वर्ग। अब देखिए जब आप क वर्ग का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप खुद भी महसूस कीजिए, जब आप क ख ग घ अंग, तो जब आप इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, तो आवाज आपकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, क्या आपकी जीभ आपके मुंह के अंदर किसी भाग को स्पर्श कर रही है, या फिर ये आवाज आपकी कहीं और से आ रही है। तो थोड़ी देर आप इसको महसूस कीजिए कि कहाँ से, आप इसको 3 से 4 बार इसको उच्चारण कीजिए अपने मुख के अंदर, और फिर महसूस कीजिए, और फिर बताइए कहाँ से आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए सभी बच्चों ने उच्चारण कर दिया होगा।
तो आप देख पा रहे हैं, आपने महसूस भी कर दिया होगा कि क वर्ग और आगे यहाँ पर उच्चारण स्थान भी लिखा है कंठ। तो आप जानते हैं हमारे गले से ही आवाज आ रही है, अपने कंठ के से ही आवाज आ रही है, क ख ग घ अंग। तो ये जो है ये वर्ण जब आप उच्चारित करते हैं तो आपके कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए उच्चारण स्थान इनका कंठ है और इनको क्या कहा जाता है, कंठ्य। तो किस प्रकार का है ये वर्ण, कंठ्य। इसके बाद च वर्ग आता है। च वर्ग आपका तालु से इसका उच्चारण स्थान है, तालु में इसका क्या है, उच्चारण स्थान है, इसलिए इसका जो प्रकार है वो तालव्य हो जाता है। यानी कि जब आप च छ ज झ य जिनका उच्चारण करते हैं तो देखिए जहां आपकी जीभ स्पर्श कर रही है वो स्थान आपका तालु है। तो आप खुद से इसको महसूस कीजिए, आप उच्चारण कीजिए, 5-6 बार इसको उच्चारित कीजिए और महसूस कीजिए कहाँ पर कौन सा स्थान आपका तालु है। तो जहां जिस स्थान का उच्चारण करते समय च वर्ग का उच्चारण करते समय जहां आपकी जीभ स्पर्श करेगी वो स्थान आपकी मुख के अंदर तालु है। इसके बाद ट वर्ग है। ट वर्ग में देखिए मूर्धा, तो ट ठ ड ढ ण। तो जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ थोड़ा सा मुड़ जाती है, ट ठ ड ढ ण। तो यहाँ आपका क्या है, जहाँ स्पर्श आपकी जीभ कर रही है इन वर्णों को, इस वर्ग को उच्चारित करने में, तो वो आपका मूर्धा स्थान है, इसलिए इसको मूर्धा स्थान कहते हैं और इसको कहा जाता है मूर्धन्य। तो प्रकार किस प्रकार का हो गया, मूर्धन्य। अब त वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे, देखिए आप पहले इन वर्गों को 5 से 6 बार इसको उच्चारित कीजिए, फिर महसूस कीजिए और खुद से इसको प्रैक्टिकली देखिए। इनमें आपको कुछ रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ च वर्ग आपका तालु, ट वर्ग आपका मूर्धा, त वर्ग आपका दंत और 5वां आपका ओष्ठ। तो बस इतना सा आपको देखना है, बाकी आप खुद से इनका उच्चारण करके आप खुद से भी इसको बता सकते हैं। त वर्ग देखिए त थ द ध न। तो आप देखिए आपके जो उच्चारण करते समय आपकी जीभ कहाँ लग रही है, आपके दांत पर लग रही है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत है और इनको कहा जाता है दंत्य। ठीक है, आगे जो प वर्ग है, प वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान, प वर्ग को उच्चारित करेंगे प फ ब भ म। तो आप देखिए आपके होंठ जो है आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओष्ठ या फिर ओष्ठ इसको कहा जाता है। तो ये आपके स्पर्श के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हो गए, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। तो 5 प्रकार की आपके स्पर्श के आधार पर क्या है, ये आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो इनको आप लिखेंगे। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहा जाता है और प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ग के आधार पर रखा गया है। तो ये आपको दिख ही रहा है, 5वें वर्ग को आप पंचम वर्ग कहेंगे, 5वें वर्ण को पंचम वर्ग कहेंगे और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर ही लिखा गया है ना। जैसे यहाँ पर क था तो क वर्ग कहा, च है तो च वर्ग, ट है तो ट वर्ग, त है तो त वर्ग, प है तो प वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर हमने आज स्वरों के बारे में जाना, स्वरों के भेद भी किए, अयोग वाह जाना, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, इन सब के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने व्यंजन भी यहाँ पर समझे कि व्यंजन कितने होते हैं, किसको व्यंजन कहा जाता है और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने भेद हैं, किस किस आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। तो यहाँ पर देखिए व्यंजनों के यहाँ पर 2 आधारों पर भेद किया गया है, एक तो स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे और आपके कौन से ऊष्म व्यंजन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले शायद ये आपका छूट गया था, व्यंजनों के भेद में यहाँ पर 2 प्रकार थे, 2 भेद हैं, कौन कौन से, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। व्यंजनों के 2 भेद, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श का मतलब कहाँ कहाँ आपका मुख जो है, मुंह के अंदर जो आपके मुंह के भाग है कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, और स्पर्श के आधार पर भी यहाँ पर व्यंजनों के 3 भेद हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो इसको आप फिर से देख लीजिएगा, ये आपका छूट गया था यहाँ पर कि स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है ना, तो ये आप फिर से इसको देख लीजिएगा व्यंजनों के भेद में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा और स्पर्श व्यंजन के भी यहाँ पर 5 प्रकार हो गए, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, और कहाँ कहाँ क्यों इनको ऐसा कहा जाता है ये हमने पढ़ लिया है।
तो यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।